राम राम किसान साथियों, टेक्निकल एग्रीकल्चर के इस खास एपिसोड में आपका अभिनंदन है। किसान भाइयों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आपने अपनी धान की फसल में दिन रात मेहनत की, समय पर खाद दिया, समय पर पानी लगाया और जब बालियां निकलीं तो मन खुशी से झूम उठा। लेकिन कुछ दिनों बाद आपने देखा कि बालियां जैसी निकलनी चाहिए थीं, वैसी झुकी नहीं, वो सीधी तन कर खड़ी हैं। जब आपने एक बाली को हाथ में मसल कर देखा तो अंदर दाने की जगह सिर्फ पाउडर या भूसी निकली। अगर हां तो रुकिए, क्योंकि यह समस्या आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। धान की बालियों का खाली रह जाना या उनमें दाना न भरना, जिसे हम पोरहा या खोखला दाना कहते हैं, एक बहुत बड़ी विपदा है। इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई दुश्मन छिपे हो सकते हैं और 90% किसान इन दुश्मनों को पहचानने में गलती कर देते हैं और गलत दवा का स्प्रे करते रहते हैं। नतीजा, पैसा भी बर्बाद और फसल भी बर्बाद। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे इन सभी दुश्मनों का पर्दाफाश। हम जानेंगे कि धान की बालियों में दाना खाली क्यों रहता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, कौन कौन से कीट इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनकी सटीक पहचान कैसे करें और सबसे महत्वपूर्ण, उनका सही रासायनिक नियंत्रण क्या है। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह जानकारी आपकी धान की पैदावार को गिरने से बचा सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बाली में दाना बनता कैसे है और वो खाली रह क्यों जाता है। जब धान में बालियां निकलती हैं तो उनमें फूल आने की प्रक्रिया होती है, जिसे हम परागण कहते हैं। परागण सफल होने के बाद दानों में दूध भरने लगता है। यह सबसे नाजुक अवस्था होती है। इसी दूधिया अवस्था में अगर कोई समस्या आ जाए तो दाना अंदर ही सूख जाता है या बन ही नहीं पाता। इसके मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। पहला, रस चूसने वाले कीटों का हमला, जो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, पोषक तत्वों की कमी, विशेषकर बोरोन और पोटाश की कमी। और तीसरा, फंगल रोगों का प्रकोप। आज हम विस्तार से बात करेंगे सबसे बड़े कारण यानी रस चूसने वाले कीटों के बारे में, जो आपकी खड़ी फसल को रातों रात तबाह कर सकते हैं। धान की बालियों का रस चूसकर उन्हें खोखला करने वाले 3 प्रमुख अपराधी हैं। आइए एक एक करके इनकी पहचान और नुकसान करने का तरीका समझते हैं। दुश्मन नंबर 1 है गंधी बग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कीड़े से एक बहुत बुरी गंध आती है। यह लगभग 15 से 20 मिलीमीटर लंबा, पतला, हरे या हल्के भूरे रंग का कीड़ा होता है। इसके लंबे लंबे पैर और एंटीना होते हैं। यह सुबह और शाम के समय खेतों में ज्यादा सक्रिय होता है और बहुत तेजी से उड़ता है। यह कीड़ा सीधे आपकी धान की बालियों पर हमला करता है। यह अपनी सूंड को दाने के अंदर चुभोता है, ठीक उस समय जब दाना दूधिया अवस्था में होता है। यह दाने के अंदर का सारा रस चूस लेता है। जिस दाने का रस चूस लिया जाता है, उस पर एक छोटा सा भूरा धब्बा बन जाता है। दाना वहीं पिचक जाता है और अंदर चावल का निर्माण नहीं होता। अगर इसका प्रकोप ज्यादा हो तो पूरी की पूरी बाली सफेद और खाली रह जाती है। बालियां निकलने से लेकर दाना पकने तक यह कीड़ा कभी भी हमला कर सकता है। दुश्मन नंबर 2 है भूरा माहू या तेला, जिसे ब्राउन प्लांट हॉपर भी कहते हैं। यह दूसरा दुश्मन सीधे बाली पर हमला नहीं करता, लेकिन नुकसान उससे भी ज्यादा खतरनाक करता है। यह बहुत छोटे भूरे रंग के फुदकने वाले कीड़े होते हैं। यह आपको पौधे की पत्तियों या बालियों पर नहीं मिलेंगे। इन्हें देखने के लिए आपको धान के पौधे को थोड़ा हटाकर उसके तने के पास पानी की सतह के ठीक ऊपर देखना होगा। ये लाखों करोड़ों की संख्या में तने से चिपके रहते हैं। ये कीट पौधे के तने से लगातार रस चूसते रहते हैं। जब पौधे के शरीर से ही सारा पोषण चूस लिया जाएगा तो वो अपनी बालियों तक भोजन कैसे पहुंचाएगा। इसके भारी प्रकोप से पौधे का भोजन सप्लाई सिस्टम ठप हो जाता है। बालियों में दाना भरने के लिए जो ऊर्जा और पोषण चाहिए वो पहुंच ही नहीं पाता और नतीजा, बालियां पूरी तरह से खाली रह जाती हैं। पौधे सूख कर जल जाते हैं, जिसे हम हॉपर बर्न कहते हैं। बालियां निकलने के समय और उसके बाद अगर मौसम में नमी और गर्मी ज्यादा हो तो इसका प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ता है। दुश्मन नंबर 3 है मकड़ी या पैनिकल माइट। यह तीसरा दुश्मन आंखों से आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका नुकसान बहुत बड़ा होता है। यह बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। इनके प्रकोप की पहचान इनके द्वारा किए गए नुकसान से होती है। ये मकड़ियां बाली के निकलने से पहले ही
पत्ते के खोल के अंदर छिपकर अपना काम शुरू कर देती हैं। ये बाली के दानों की बाहरी परत को खुरचकर उसका रस चूसती है। इससे दाने की सतह पर लाल या काले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। दाने टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, बदरंग हो जाते हैं और उनका विकास रुक जाता है। दाने पूरी तरह से भर नहीं पाते और हल्के रह जाते हैं। कई बार किसान इसे कोई बीमारी समझकर फफूंदनाशक डालते रहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तो किसान भाइयों, अब जब हमने दुश्मनों की पहचान कर ली है, तो चलिए अब बात करते हैं उनके पक्के इलाज की। याद रखिए, सही कीड़े के लिए सही कीटनाशक का प्रयोग करना ही सफलता की कुंजी है। सबसे पहले गंधी बग के नियंत्रण के लिए, इसके लिए हमें ऐसे कीटनाशक चाहिए जो संपर्क में आते ही उसे खत्म कर दें। पहला विकल्प है लैम्ब्डासाइहलोथ्रिन 5% EC। इसकी 200 से 250 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। दूसरा विकल्प है थायोमेथोक्साम 12.6% के साथ लैम्ब्डासाइहलोथ्रिन 9.5% जेडसी का मिश्रण। इसकी 80 से 100 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग करें। यह सिंजेंटा कंपनी का आलिका इंसेक्टिसाइड में यह टेक्निकल मिलता है। गंधी बग और अन्य रस चूसक कीटों पर बहुत अच्छा काम करती है। अब भूरा माहू या तेला के नियंत्रण के लिए, इसके लिए हमें सिस्टमिक कीटनाशकों की जरूरत है जो पौधे के अंदर जाकर काम करें। और ध्यान रहे, स्प्रे हमेशा पौधे की जड़ की तरफ, तने पर अच्छी तरह से करना है। पहला विकल्प है पाइमेट्रोजिन 50% WG। यह BPH के लिए सबसे बेहतरीन टेक्निकल में से एक है। इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल करें। दूसरा विकल्प है डाइनोटफ्यूरॉन 20% SG। यह दवा BPH पर बहुत कारगर है, 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़। तीसरा और एक नया टेक्निकल है ट्रिफ्लोमेजोपाइरिम 10% ASC। इसका बहुत लंबा नियंत्रण देखा गया है। इसकी 44 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल की जाती है। यह टेक्निकल कोर्टेवा कंपनी के पेक्सलॉन में आता है और मकड़ी या पैनिकल माइट के नियंत्रण के लिए। मकड़ी के लिए हमें मकड़ी नाशक का प्रयोग करना होगा। सामान्य कीटनाशक इस पर काम नहीं करते। पहला विकल्प है प्रोपरगाइट 57% EC। इसकी 300 से 400 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग करें। दूसरा विकल्प है स्पाइरोमेसिफिन 22.9% SC। इसकी 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ बहुत शानदार परिणाम देती है। तीसरा विकल्प है फेनपायरोक्सिमेट 5% EC। इसकी 250 से 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी सलाह, दवा का स्प्रे हमेशा शाम के समय करें। स्प्रे करते समय खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। पानी की मात्रा कम से कम 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ रखें और नोजल ऐसा चुनें जिससे फुहार अच्छी बने। किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले पैकेट पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। किसान भाइयों, हमेशा याद रखें कि इलाज से बेहतर बचाव होता है। भविष्य में यह समस्या न आए, इसके लिए कुछ बातें गांठ बांध लें। अपने खेत को खरपतवार से मुक्त रखें। यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग करने से बचें। बालियां निकलने की अवस्था में हर 2 से 3 दिन में खेत की लगातार निगरानी करें। और बालियां निकलने से पहले पोटाश का प्रयोग जरूर करें। यह दानों को भरने में मदद करता है और पौधे में कीटों से लड़ने की ताकत भी देता है। तो किसान साथियों, आज हमने जाना कि धान की बालियों के खाली रह जाने के पीछे कौन से प्रमुख कीट जिम्मेदार हैं, उनकी सही पहचान क्या है और उनका वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। संक्षेप में याद रखें, अगर कीड़ा लंबा और उड़ने वाला है और सीधे बाली पर बैठा है तो वो गंधी बग है। अगर कीड़े तने के पास लाखों की संख्या में हैं तो वो भूरा माहू है। और अगर दानों पर काले भूरे धब्बे हैं और दाने टेढ़े मेढ़े हैं तो यह मकड़ी का काम हो सकता है। सही दुश्मन की पहचान करें, सही दवा चुनें और सही समय पर सही तरीके से स्प्रे करें। आपकी फसल सुरक्षित रहेगी और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस समस्या से बच सकें। धान की खेती से जुड़ा आपका कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछें। और हाँ, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।